गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। और आज जो हमारे साथ हैं महिला शिक्षक हैं, अध्यापिका हैं, जो शिक्षक पद पे कार्यरत हैं, और उनसे जानेंगे किस प्रकार उन्होंने अपने संघर्ष को दिनों को बिता के सफलता हासिल की है, और वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे और किस प्रकार उन्होंने तैयारी की थी, सबसे जानेंगे। और स्वागत है मैम का। ममता जी मैम, स्वागत है आपके हमारे चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। सबसे पहले आप अपना जो संक्षिप्त परिचय है वो एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है ममता जहांगीर हम्म। और मैं अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर में। जैसा कि मैंने बताया कि किशनगढ़ जो अजमेर में है वहाँ पे जो पोस्ट है वहाँ पे चयनित है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो स्कूल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, वो कहाँ से हुआ है? देखो, मैंने शुरू से पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में की है। 10th तक की स्कूल हमारे जहाँ है, मेरा गांव है, वहीं पे किए। और 11th और 12th मैंने चौमू से किया। 11th पास करते ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद लगातार मैंने ससुराल में रहते हुए मेरी पढ़ाई जारी की रखी। आगे आप ये बताइए कि आपके जो 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे, कितने परसेंटेज आपके बने थे? मेरी 10th में थी 73 पॉइंट समथिंग और 12th में थी 74 समथिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि 73 आसपास में है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर भी है। और मैम आप ये बताइए कि अ, आपके 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल और हिस्ट्री मैम के सब्जेक्ट्स थे। आपका जो कॉलेज एजुकेशन है, स्नातक है, वो कहाँ से हुआ मैम? ये कालाडेरा कॉलेज से हुआ और मैंने प्राइवेट ही की थी, क्योंकि 11th पास करते शादी होने के बाद 12th मैंने रेगुलर की थी। उसके बाद फिर ससुराल में मुझे जाना पड़ा, रहना पड़ा, फिर वहीं पे मैंने नॉन कॉलेज की थी। तो बीए तक मैंने प्राइवेट की। इसके बाद फिर मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया और फिर हिस्ट्री से एमए किया। फिर 1 साल में कुछ नहीं किया, ऐसे ही मतलब पढ़ती रही कुछ भी। उसके बाद मैंने 2014 में मेरी छोटी बहन ने कहा कि भाई दीदी आप बैठो, कुछ तो करो। तो फिर मैंने साथ साथ फॉर्म भरा और मैंने बीएड का फॉर्म भरा बिना पढ़े, क्योंकि मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैं आंगनबाड़ी में ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इस वजह से मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं किया। मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं उसमें इतनी व्यस्त थी कि मेरा मन नहीं था पढ़ने का। ये मेरे को लग रहा था ठीक है पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। मेरे हस्बैंड फर्नीचर का काम करते हैं, तो वो तो ज़रूर मेरे को मोटिवेट करते थे कि तू आंगनबाड़ी को छोड़, अपनी पढ़ाई पे फोकस करने। लेकिन मुझे लगता था ठीक है, कुछ ही नहीं करना है। लेकिन मैं बीएड की दे के आई, तो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था मैं बिना पढ़ के दे के आई थी, इस वजह से। लेकिन थर्ड लिस्ट में मेरा नंबर आ गया। तो नंबर आ गया तो फिर करनी तो थी, तो मैंने फिर बीएड कर ली। तो 15 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई। इसके बाद तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो मुझे कुछ करना ही है और अब तो मुझे टीचर बनना ही है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर ये था नहीं कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूं, नहीं रे नहीं। लेकिन शादी होने से मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जो सपने थे वो अंदर समेट के ताला लगा दिया था मैंने उन पे। मतलब उसकी चाबी खुली बीएड करने के बाद। लगा कि नहीं यार, अब तो मैं सब कुछ जब बीएड होता है वो डिग्री होने के बाद में आधार बन गया कि अब मैं तैयारी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने तैयारी शुरू की। अब तैयारी करे तो आंगनबाड़ी को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी बीएड करने के लिए। तो फिर भी 1 साल के लिए मैंने छुट्टियाँ वुट्टियाँ लेके मैनेज कर लिया। बाद में उसको नहीं छोड़ना चाहती, बच्चे छोटे उनको नहीं छोड़ना चाहती। तो हमारे घर में गाय भैंसे रखते हैं, उनका भी मेरे को काम करना पड़ता, खेती का भी मुझे काम करना पड़ता। तो मतलब ससुराल से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है, तो फिर मैंने मतलब बुक्स से ही घर पे ही पढ़ाई करती थी। और जो ऑनलाइन, उस समय ऑनलाइन का इतना क्रेज इतना नहीं था जितना आज है। लेकिन परिष्कार वालों ने जो टेस्ट सीरीजें डाली थी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और पढ़ने का मेरे ये था, मेरा कोई रूटीन नहीं होता था कि मुझे 3 से 4 ही पढ़ना है, 1 से 2 ही पढ़ना है। मुझे पता चल गया 1 घंटा मेरे पास अभी, बच्चे सो रखे हैं, कोई काम नहीं है। उस 1 घंटे में मैं टॉपिक रखती थी कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, या आधे घंटे की ये टेस्ट सीरीज देखनी है, 15 मिनट का ये टॉपिक देखना है, जो भी देखना है। फिर उसको टिक करती जाती थी, यहाँ तक मेरा ये कंप्लीट हो गया। इसलिए कभी भी टाइम टेबल एक जो मतलब गृहस्थ जीवन में फिक्स औरतों के लिए कोई टाइम टेबल मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि
जैसे पढ़ते हैं फिक्स टाइम होता है, मतलब 2 से 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, बीच में अगर कोई गेस्ट आ गए, और गांव में तो औरतें ऐसी होती है, आती है रात होने के बाद में जाने का नाम ही नहीं लेते, तो वो टाइम अपना वेस्ट होता ही है। तो ये नहीं, हाँ ये जरूर होना चाहिए कि मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है, तो फिर वो मुझे भले 12 बजे कंप्लीट करना पड़ता, तो उसको करके सोती थी। आपको ये कब लगा कि शिक्षा विभाग ये वो चीज़ है जो आपको इसमें जाना है? शिक्षा विभाग आपने क्यों चुना, यही क्यों चुना आपने? शिक्षा विभाग चुनने का रीजन ये था कि जब शादी होने के बाद जब घर वाले बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो शिक्षा विभाग एक टीचर का जो होता है उसमें थोड़ा आसानी होती है तैयारी करने में भी। जैसे बैंक वगैरह की तैयारी करें तो आपको डेफिनेट कोचिंग जाने ही जाना पड़ेगा, उसमें जो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, उसको तो आपको कहीं ना कहीं से समझना ही पड़ेगा। लेकिन शिक्षा विभाग में जैसे हिंदी सब्जेक्ट था मेरे पास, तो मैंने जैसे थोड़ा ऑनलाइन का सहारा ले लिया, कुछ सेल्फ स्टडी कर ली, तो इस वजह से मेरा रुझान शिक्षा विभाग की तरफ ही रहा। एक महिला होने के नाते महिलाओं को किन किन जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तैयारी करते समय, उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, मुसीबतों का सामने का मतलब ये था कि जब मेरे साथ वाली कोचिंग जाती थी, ट्यूशन जाती थी, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी इस घर से बाहर निकल जाऊं। घर की परेशानियां थी, बच्चे छोटे थे, जैसे पढ़ने बैठती थी वो आ जाते, पढ़ने नहीं देते, कभी सास कहती ये काम कर, कोई गेस्ट आ गया तो कहीं शादी में जाना है, कहीं वह, तो मन में गुस्सा बहुत आता था। और आज के टाइम में मैं ये मानती हूँ सबसे बड़ा अगर किसी के लिए चैलेंज करें तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करना और अपने आप को समझाना होता है। जिस इंसान ने अपने आप को समझा लिया वो हर चुनौती का सामना कर सकता है। और तब हमें लगता है कि कोई ऐसा आदमी मिले, कोई ऐसा मिले जो मुझे इस समय कोई गाइड कर सके। तो उस समय फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को समझाती करती, कुछ नहीं, थोड़ा वक्त अपने लिए बिताती। जब भी अकेलेपन में रहती तो सोचती कि मैं गवर्नमेंट जॉब मतलब लग चुकी है मेरी, मैं टीचर बन चुकी हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं तो ये मानती हूँ आज के समय आप अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपका अकेलापन है, उसके साथ अच्छे से टाइम बिताओ, अच्छी अच्छी बातें सोचो, जितना सोच सकते हो अच्छे सोचो। क्योंकि सोचना ही है तो छोटा सोचने से क्या मतलब, बड़ा सोचना कौन से पैसे लगता है। और जैसा अपन सोचते हैं वैसा 100% होता है। अगर आप सोचोगे यार मेरा नंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो फिर मैंने 2016 में रीट की ऐसे ही दी थी, उस समय मेरा नहीं आया था, और सेकंड ग्रेड में दी थी तो मैं 10-15 नंबरों से रह गई थी, और फर्स्ट ग्रेड में भी कम से कम 10-15 नंबरों का ही मेरा अंतर था। तो फिर मेरे इस रीट में सिलेक्शन हो गया था। तो मैम ने किस प्रकार बताया अपने संघर्ष के बारे में। मैम अब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या जुनून था, ऐसी क्या जीत की सवारी थी जो आप लेना चाहते थे, ऐसी क्या वजह थी जिसको आप मोटिवेशन था ऐसा कि मुझे तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, ऐसा क्या वजह था मैम? देखो वजह का ये था, मेरे बचपन से क्या मुझे घर के कामों में इंटरेस्ट कम था। मुझे पढ़ाई एक ऐसी चीज थी कि पढ़ना मुझे इतना जबरदस्त शौक होता था कि हमारे घर में हम 6 बहन भाई हैं। तो हमारे एक कमरे में हम सोते थे, मम्मी पापा 6 बहन भाई। तो एक टीवी था, उस समय वो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता था। तो मेरे पापा कहते थे कि मुझे एक नाटक देख लेने दे, लेकिन मैं नहीं देखने देती। मैं उनका फिक्स टाइम करती थी, भाई 10 बजे बाद में कोई टीवी नहीं देखेगा। 10 बजे बाद में मैं पढ़ती थी। पढ़ने का इतना था मुझे, पढ़ना मेरे लिए अगर कहे कि आपकी रुचि, तो मेरी रुचि पढ़ना ही है। आज भी मुझे अगर कोई ये कहते 7 से शाम को 7 बजे तक कुछ ही काम मत करो और पढ़ लो, तो मैं आराम से मस्त होकर उन किताबों के साथ पढ़ सकती हूँ। मुझे बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, इसे अपने को सीखते जिंदगी में वही काम करना चाहिए। अगर आप फोन भी देखते हो ना, तो उसमें ऐसी चीजें देखो जिससे आपको फायदा हो, जिससे आपको मानसिक सुख भी मिले, कुछ आगे बढ़ने का मौका भी मिले, कुछ इनकम सोर्स का भी कुछ हो, ताकि परिवार की मतलब परिस्थिति सुधारने में भी वो रहे। फिर दूसरी बात है, मेरे हस्बैंड फर्नीचर का काम करते थे, कम से कम 4-5 बार उनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो वो भी मतलब फिर उस वजह से भी मुझे लगा कि हम दोनों में से कम एक तो ऐसा दमदार होना ही चाहिए जो मतलब इस जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, और घर की स्थिति थोड़ी और सुदृढ़ हो जाए। इस वजह से ये आजकल सब में हो रहा है, जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ने के लिए मैम ने बताया किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया। और आजकल दोनों को कमाना पड़ता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों को बराबर समझा जाता है, इस प्रकार मैंने बताया। मैम ये जानना चाहते हैं कि जो 11वीं 12वीं में जो छात्राएं तैयारी कर रही हैं नीट वगैरह की, कि जो सोशल मीडिया है उसको कैसे दूरी बनाए रखें, उसका कितना इस्तेमाल करें, इसके बारे में कुछ? हाँ,
आजकल देखो सोशल मीडिया ऐसी चीज है, अगर आप चाहो बिना कोचिंग के, बिना लाइब्रेरी के, इस सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप पैसे बचा सकते हो, दूसरा आप अपने समय के अनुसार इसको काम में ले सकते हो। जैसे अगर आप कोचिंग जाते हो तो उसमें आप बाउंड होते हो कि इस समय से इस समय तक जाना, घर का काम भी छूटता है, सब कुछ परेशानी होते हैं। इसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो आप काम करते हुए भी कर सकते हो। मैं अधिकतर ऐसे ही पढ़ती थी, घर का काम भी करती थी, मोबाइल में रखती थी, पूरा ध्यान मेरा उसमें चलता था और मैं घर का काम भी करती रहती थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, उससे दूरी बनानी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि चलानी नहीं चाहिए, आप 1 घंटा पढ़ लो, आपको लगता है भाई ठीक है मैं थक गई, आप 5 मिनट के लिए आराम से अपना व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी कुछ यूज करते हो वो कर सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट करो। टाइम टेबल आपको पढ़ाई का नहीं बनाना, टाइम टेबल बनाओ मोबाइल यूज का। अगर उसका टाइम टेबल हो ना तो आप अच्छे से आराम से, आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो आजकल लोगों को, विशेषकर लड़कियों का तो क्रेज ही बन गया है पढ़ाई से कम, और मतलब ये वीडियो बनाने में, ये नहीं कहते सब कुछ करो, जिंदगी जीनी चाहिए एक महिला को, अपनी पसंद का सब कुछ, लेकिन सबसे पहला टारगेट अपना लक्ष्य होना चाहिए। अपना लक्ष्य अचीव कर लो, बाद में खूब टाइम बड़ा, खूब वीडियो बनाओ, सब कुछ करो, कौन मना करता है? घंटे भर व्हाट्सएप चलाओ, कौन कहता है आपको? लेकिन पहले लक्ष्य, उसके बाद। मैम ने किस बार बताया कि लक्ष्य यदि सुदृढ़ हो तो हम कोई सा भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ये बताइए कि जब आपको पहली बार पता चला कि मेरी जॉब लग गई है, तो वो माहौल कैसा था, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जब आपको पता चला कि मेरा नंबर आ गया है, मैं चयनित हो गई हूँ, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मेरा मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी होती है, उस दिन सुबह सुबह ही गोगा नवमी को भोग वोग लगाते हैं, तो मैं उसी समय लगा रही थी, तो मेरे देवर जी ने आके कहा, बोले भाभी आपका चयन हो गया। उस समय मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि मैं बता नहीं सकती, कि आज वो पल आ गया जिसका सपना मैं जागते हुए देखती थी और वो मेरा साकार हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जो लोग मेरे पे कमेंट करते थे, अरे ऐसे ही नौकरी लगती तो आज कब की लग जाती, लाखों की भीड़, 11 लाख मतलब फॉर्म अप्लाई हुए थे उस समय भी, 11 लाख के समथिंग ही थे शायद उस समय भी। सब ऐसे कहते थे लाखों की भीड़ है, लाखों भीड़ धारी है, कहाँ नंबर आएगा। लेकिन ईश्वर पे अटूट विश्वास, खुद की मेहनत, और एक हाँ मेरी ये है कि भाई मेरे घर में सास है, वो बीमार रहते थे, उसी समय उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि ये मेरी पढ़ाई में बाधा बन रहा है। मैंने उनकी भी सेवा की है, और आज तक भी मैं जहाँ जॉब करती हूँ उनको साथ ही रख दूँ। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी सास है, मैं कैसे पढ़ूँ, ये हो जाए, क्योंकि वो हर दिन मंदिर में जाते तो मेरे लिए दुआ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि मैं उनकी सेवा करती थी, तब वो मेरे लिए दुआ करते थे। तो मैं मानती हूँ सबसे पहले आप जॉब लगने से पहले जरूरी है आपका परिवार खुश होना चाहिए। अगर आपका परिवार खुश नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऐसा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, अपने आप को एडजस्टमेंट करो कि आपकी पढ़ाई भी होती रहे और सब कुछ होता है। और अपने आप को कभी, और सबसे बड़ी जो कमी होती है लोगों में, औरतों में, ये होती है कि वो ये सोचते भाई ये तो इसकी परिस्थिति तो ऐसी है, मेरी अलग है। सबको अपनी परिस्थितियाँ बहुत विशेष लगती है कि मुझे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बाहर निकल के देखना तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मिलती है अपने से भी बहुत खराब, तो अपने आप को अपन बेहतर महसूस करते हैं। तो खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहे, खुश रखे, तो सब कुछ आसान हो जाता है। जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स की और किसी भी एग्जाम्स की, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप मतलब पढ़ने के प्रति अपने आप को बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई आज शुरुआत, हाँ अक्सर शुरुआत में क्या होता है, भाई कल से ये टाइम टेबल बनाएंगे, परसों से ये टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसे, और वो टाइम टेबल बनते ही नहीं। आज से सोचा, आज की आज ही कर डालो जो भी पढ़ना है। अरे आज सोचा है, आधा घंटा भी पढ़ा है तो कम से कम 2 टॉपिक तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। तो बस उसी समय जब सोचते हो उसी समय तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और पढ़ने को कभी ये मत सोचो, उसके साथ खेलो। वो आपका सबसे अच्छा दोस्त अगर बन गया ना, तो आपको पढ़ाई से कभी बोरियत नहीं होगी, और आपका सिलेक्शन 100% मतलब आराम से हो जाए। और कई बार क्या होता है, जैसे ये जरूरी नहीं होता, सबका कैचिंग पावर अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो तुरंत किसी चीज को समझ जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो उनको अपने आप को कभी ये नहीं समझनी चाहिए मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। सब कुछ कर सकता है,
और जो धीरे धीरे प्रयास करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। जैसे खरगोश और वो कछुए वाली कहानी, तो छलांग नहीं लगानी है, प्रयास करो, धीरे धीरे करो और अपनी क्षमता के अनुसार करो। कभी भी किसी के बराबरी नहीं करनी चाहिए। किसी का देख लिया कि ये तो 8 घंटे पढ़ता था, ये ऐसे पढ़ता, मैं भी नहीं, क्या पता आपका तरीका अलग हो। कई बार होता है कि सुबह 4 बजे ही पढ़ो, या रात को कोई लेट तक पढ़ता है, कोई सुबह तक। आप अपने हिसाब से पढ़ो, आपकी बॉडी कैसे कहती है। अब जैसे किसी से सुबह उठा ही नहीं जाता, वो नींदों में पड़ेगा, वो आधा घंटा पढ़ के सो जाएगा, तो उसका आधा भी बराबर हो जाएगा। उस आधे घंटे को वेस्ट करने से अच्छा अगर कोई लेट तक पढ़ता है तो उसको लेट तक पढ़ना चाहिए। किसी को लगता है मैं दिन में पढ़ सकती हूँ तो उसको दिन में ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैं ना तो ज्यादा जल्दी पढ़ सकती हूँ ना लेट तक, मेरा ज्यादातर रहता है मैं दिन में पढ़ती थी। रात को ठीक है भाई 10 के बाद में थोड़ी देर, 1 घंटा आधा घंटा, 12 बजे तक सफिशियंट होता है, क्योंकि नींद लेनी भी बहुत जरूरी है। तो मैम लास्ट में आप ये बताइए हमें कि आप अपनी जो सफलता है, आपकी जो सक्सेस मिली आपको, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे? सफलता का श्रेय किसे दोगे आप? देखो, सफलता का श्रेय मैं किसी एक इंसान को तो नहीं दे सकती, लेकिन सबसे ज्यादा श्रेय तो मैं अपने पापा को देना चाहती हूँ। क्योंकि हम 6 बहन भाई है, मम्मी एनी टाइम बीमार रहती थी, फिर भी उन्होंने हमारी किसी की पढ़ाई नहीं छुड़वाई और हम इस काबिल बनाया। तो हम 6 बहन भाइयों में मैं जॉब लग चुकी हूँ, मेरा छोटा वाला भाई लग चुका है और बहन एक तैयारी कर रही है, वो भी शायद इस बार उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सहयोग उनका है। इसके बाद में ससुराल में मेरे हस्बैंड का भी मैं बहुत सहयोग मानती हूँ कि उन्होंने मेरी पढ़ाई को लेकर कभी मतलब कोई कमेंट करना या कभी कुछ कहना, और आगे भी वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, आगे बढ़ो। मतलब डीमोटिवेट उन्होंने मुझे कभी भी नहीं किया। और एक मेरी दीदी है, मेरे जीजा जी हैं जो साथ ही रहते हैं, उन्होंने भी मेरा खूब सपोर्ट किया है, और मेरी सास ने भी। ओके। और लास्ट में चैनल सबसे मोटिवेशन की तरफ से मैम को एक छोटा सा उपहार। धन्यवाद मैम को कि आप आए हमारे चैनल में और हमें अपना आपका अमूल्य समय दिया, और हम आगे के आपके जो उज्ज्वल भविष्य उसकी कामना करते हैं, और आपका जो भी गोल हो, आपकी संभावनाएं आगे, और आपका आगे का जीवन सुखमय रहे और अच्छा बीते। धन्यवाद।